Hello everyone. In this video, we will discuss about the spleen and its function. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर हम स्प्लीन को देखें तो इट इज़ द लिम्फॉइड ऑर्गन एंड लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ बॉडी। अब लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, इनको मैं अलग से किसी वीडियो में कवर करा दूंगा, इन एक दो टॉपिक को कवर करने के बाद, है ना, या फिर इसके बाद। इम्पोर्टेंट चीज़ समझो कि लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो लिम्फॉइड ऑर्गन रहेगा स्प्लीन। इसके अलावा इट इज़ हाईली वेस्कुलर इन नेचर। हाईली वेस्कुलर का क्या मतलब है कि इसमें जो ब्लड वेसल का है ना, जो नेटवर्क है ना ब्लड वेसल का, आप बोल सकते हो वीनस, है ना, मतलब ब्लड वेसल मतलब दोनों, चाहे वो आर्टरी हो या फिर वेन्स हो, दोनों का नेटवर्क एकदम डेंस, बहुत ज़्यादा घना होगा। तो हाईली वेस्कुलर, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होंगी, ब्लड वेसल्स, मोर अमाउंट। इसके बाद अगर हम सिचुएशन की बात करें तो ये कहाँ पर सिचुएटेड रहती है, आपके अपर लेफ्ट एब्डोमिनल पोर्शन में। ये हमारा पूरा एब्डोमिनल पोर्शन है, उसमें भी कौन सी साइड, लेफ्ट वाली, है ना। मैं अपने में लेफ्ट बता रहा, आप लोगों को राइट दिख रहा हो, तो लेफ्ट साइड में, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में, उसमें भी ऊपर, तो है ना। तो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, और इसका अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं, है ना, एग्जैक्ट लोकेशन, दैट इज अपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। आप क्या बोल सकते हो, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, इसे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम भी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, स्टमक को हम क्या करते हैं, 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि स्टमक में बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो उनकी बेटर स्टडी के लिए स्टमक को 9 रीजन में डिवाइड किया जाता है। इन 9 रीजन्स को हम एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए सिर्फ अभी आप क्या समझ लो, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन या फिर अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमेन। इसके बाद अगर हम इसके वेट की बात करें ना, इसका जो वेट है लगभग 160 से लेके 180 ग्राम, 160 से लेके कितना हो सकता है, 180 ग्राम हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जितने भी लोग हैं, चलो एक स्प्लीन तो है, लेकिन लगभग 10% लोगों में, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं ना, लगभग 10% लोगों में क्या होता है कि मैन स्प्लीन तो है ही, है ना, जिसका वेट 160 है, उसके साथ साथ उनमें असेसरी स्प्लीन भी हो सकती है। असेसरी का मतलब है सेकेंडरी स्प्लीन, जो कि इसी स्प्लीन के साथ प्रेजेंट होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ पीपल हैव 1 और मोर असेसरी स्प्लीन। एक एक्स्ट्रा भी हो सकती है, मतलब एक मैन हो उसके साथ एक स्प्लीन, मान लो ये मैन स्प्लीन है, इसके साथ हो सकते हैं यहीं पर एक और स्प्लीन हो, या फिर एक और स्प्लीन हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है असेसरी, जो कि इसकी हेल्प करेंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो एक मैन स्प्लीन है, इसके साथ असेसरी स्प्लीन भी हो सकती है। अगर आगे हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है कि ये नॉर्मल एक डायग्राम है स्प्लीन का, ज़्यादा अच्छा नहीं बना आई नो, लेकिन हाँ समझ आ जाएगा। बाकी आपको बहुत अच्छी इमेज चाहिए तो गूगल में सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा स्प्लीन है। सबसे पहले क्या होता है कि स्प्लीन में एक आउटर सीरस कोट होता है, इसके बाहर वो मैंने बनाया नहीं, इस तरीके से क्या होता है, पूरा एक आउटर सीरस लेयर की कवरिंग, एकदम थिन लेयर होती है। एक्चुअल में वो लेयर और किसकी होती है, पेरिटोनियम की। तो पेरिटोनियम हो चाहे एब्डोमिनल की रीजन हो, इसे हम एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक पूरा कोट किसका रहता है, आपकी सीरस लेयर का, इसीलिए यहाँ पर उसे अपन ज़्यादा डिटेल नहीं करते, एनाटॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है। एन आउटर सीरस कोट। एक होता है इनर फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल, जो ये आपको पूरा दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो मैंने बनाए हुए पूरा यहाँ से लेके ये घूम के अपना पूरा, ये आउटर वाला, ये पूरा, ये है हमारा इनर फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल, जो कि मस्कुलर भी होगा और फाइब्रस भी होगा, है ना। मतलब इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होंगे फाइब्रस और कुछ होंगे मस्क्यूलर, स्मूथ मसल हो सकती हैं, तो इसे हमने बोला फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब क्या होता है, इसी कैप्सूल से कुछ और स्ट्रक्चर भी निकलते हैं, जिसे हम ट्रेबेक्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा क्या, कैप्सूल इनर। इससे कुछ स्ट्रक्चर निकलेंगे, जैसे कि ट्रेबेक्यूल एंड ट्रेबेकुलर नेटवर्क, इस तरीके से इससे निकलेंगे ट्रेबेक्यूल, और वही जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, तो उसे बोला जाता है ट्रेबेकुलर नेटवर्क। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर था ना कैप्सूल, इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से नेटवर्क बनाता है, बहुत छोटे छोटे, इन्हें बोला जाता है ट्रेबेकुलर नेटवर्क। अब आगे देखो, अब क्या हुआ कि जो ये हमारा पूरा कैप्सूल था, फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल, उसका नाम ही देखो ना, फाइब्रोमस्कुलर।
इसमें फाइबर्स भी रहेंगे, तो कोलेजन फाइबर हो गए, स्मूथ मस्कुलर मीन्स स्मूथ मसल फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। तो ये जो आपका कैप्सूल है ये भी इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना है। साथ ही साथ इनसे जो क्या निकले थे हमारे ट्रेबेक्यूल, इस तरीके के स्ट्रक्चर, उनमें भी ये फाइबर मिलेंगे। और उनने जो नेटवर्क बनाया है, कौन सा नेटवर्क, ट्रेबेक्यूलर नेटवर्क, उनमें भी ये तीनों स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे। मतलब आपके जो तीनों स्ट्रक्चर है ना, चाहे आप कैप्सूल की बात करो, ट्रेबेक्यूल की बात करो या फिर ट्रेबेक्यूलर नेटवर्क, तीनों किस किस से मिलकर बने हैं, कोलेजन फाइबर से, इलास्टिक फाइबर से, स्मूथ मसल फाइबर से। यहाँ तक देखा हमने। आगे बढ़ें, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर है 2 पल्ब। अब क्या होता है, जो हमारी स्प्लीन की पैरेन्काइमा होती है ना, पैरेन्काइमा को ईजी भाषा में बोलूँ तो आप समझ लो टिश्यू, अंदर के जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है वाइट पल्ब, जो यहाँ से यहाँ तक ये है ना, ये अंदर का, जो मैंने कलरिंग कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ब्लड वेसल दिखाई दे रही, आर्टरी और वेन, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ऐसा बोला जाता है वाइट पल्ब। और उसके बाजू से, उसके ऊपर ये जो मैंने रेड करके रखा है, ये है रेड पल्ब। तो स्प्लीन के जो स्ट्रक्चर है 2 पल्ब में डिवाइड है, रेड पल्ब और वाइट पल्ब। अब रेड पल्ब में देखो तो भाई रेड क्यों है, ब्लड सेल होगी ना, रेड ब्लड सेल, इसीलिए इसका कलर रेड। तो कंटेन ब्लड सेल्स और मैक्रोफेजेस, ठीक है। इसके बाद जो वाइट पल्ब, उसमें आप देखोगे तो ये देखो आर्टरी दिख रही है हमें, सेंट्रल आर्टरी। तो वाइट पल्ब ने क्या कंटेन करके रखा है सेंट्रल आर्टरी। इसके अलावा अगर हम और भी चीज़ें देखें तो इसमें हमें क्या देखने मिलेगा, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस। क्योंकि जो आपकी वाइट पल्ब है ना, ये एकदम लिम्फॉइड टिश्यू को रिसेंबल करती है, सिमिलर टू दैट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। हम लिम्फॉइड टिश्यू को पढ़ेंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन को अलग से पढ़ेंगे। तो क्या क्या है, इसीलिए देखो लिम्फोसाइट है, मैक्रोफेजेस, ये पूरा डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्प्लीन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन से। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, यानी कि जो हमारी स्प्लीन है वो ब्लड सेल भी बनाती है। ब्लड सेल बनाने का फंक्शन मतलब हीमेटोपोइटिक फंक्शन। हीमेटो मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब बनाना, अपन ने देखा था ना, तो हीमेटोपोइटिक फंक्शन। तो ये क्या करती है, प्रोड्यूस ब्लड सेल इन एम्ब्रियो। किस में ब्लड सेल बनाएगी, एक चीज़ ध्यान देना, एम्ब्रियो यानी कि ऐसा बच्चा जो भी माँ के पेट के अंदर है ना, जिसे हम फीटस भी बोलते हैं। अब उसमें भी देखना, जब मैंने एरिथ्रोपोइसिस पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोपोइसिस। तो उसमें हमने देखा था कि आरबीसी जो बन रही थी हमारे ह्यूमन के अंदर 3 स्टेज में। सबसे पहले ठीक हमने क्या देखा था, फीटस में, स्पेशली फीटस में भी 3 स्टेज थी, इस एम्ब्रियो के अंदर भी 3 स्टेज थी जिसमें आरबीसी बन रही थी। पहली स्टेज को बोला जाता है मीसोब्लास्टिक स्टेज। स्टार्टिंग के 3 मंथ जो होती है ना, ये स्टेज चलती है मीसोब्लास्टिक। इसमें आरबीसी ब्लड सेल है, इनका फॉर्मेशन मेनली होता है यॉर्क सैक से। इसके बाद दूसरी स्टेज चलती है हेपेटिक स्टेज, नाम ही है हेपेटिक स्टेज, जिसमें क्या होगा, इस हेपेटिक स्टेज में जो हमारी ब्लड सेल है ना, आरबीसी साथ ही साथ और भी ब्लड सेल, उनका फॉर्मेशन होगा लिवर से। तो जब ये लिवर से फॉर्मेशन होता है ना इस हेपेटिक स्टेज में, मतलब ये कहाँ से कहाँ चलती है, 3 to 6 मंथ। तो लिवर तो प्रोड्यूस कर ही रहा, इस लिवर के साथ आपकी स्प्लीन भी ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है अलॉन्ग विथ लिवर। ये रही हमारी सेकेंड स्टेज। इसके बाद इस एम्ब्रियो में चलती है थर्ड स्टेज, जिसे हम बोलते हैं माइलॉइड स्टेज। क्या नाम दिया हमने, माइलॉइड स्टेज। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमें पता है कि भाई जो यंग पर्सन है, हम लोग हैं एडल्ट, हम में जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन है बोन मैरो से हो रहा। एरिथ्रोपोइसिस भी हमने देखा था वहीं से स्टार्ट हुआ था, PHSC से, प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। सेम एज इस 6 मंथ के बाद जो हमारा फीटस है ना, एम्ब्रियो, इसके अंदर भी बोन डेवलप हो जाती हैं, साथ ही साथ बोन मैरो भी अब धीरे धीरे आने लगता है। तो अब उसी बोन मैरो से एक तो लिवर भी प्रोड्यूस करेगा ब्लड सेल, आपका बोन मैरो भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ ही साथ आपकी स्प्लीन भी प्रोड्यूस करेगी। ये देखो थर्ड स्टेज है माइलॉइड स्टेज, अलॉन्ग विथ लिवर, बोन मैरो और स्प्लीन,
है ना, इन दोनों के साथ स्प्लीन भी ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है एम्ब्रियो में। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन देखें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल। डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करेगी। जैसे आपकी ब्लड सेल कौन कौन सी, आरबीसी वो वाली होती है ओल्डर, थ्रोम्बोसाइट मीन्स प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट मीन्स आपकी वाइट ब्लड सेल्स। इसीलिए इसे क्या बोला गया, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब देखना स्पेशली मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आरबीसी हैं वो यहीं पर डिस्ट्रॉय होती हैं। मैंने बताया था ना फेट ऑफ आरबीसी वाले चैप्टर में, जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमारी आरबीसी जब ओल्डर होती हैं 120 डेज़ की, तो इनकी जो मेम्ब्रेन है ना वो फ्रेजाइल हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। अब इनका डायमीटर इस स्प्लीन के बराबर ही होता है, स्प्लीन एक कैपिलरीज के बराबर। तो जैसे ही इससे पास होने की कोशिश करेगी ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसीलिए हमने स्प्लीन को बोला था ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अगर आप लोग इसे डिटेल से देखना चाहते हैं तो आरबीसी वाला वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो ब्लड रिजर्वियर फंक्शन, मतलब क्या करेगी, ब्लड को आप बोल सकते हो स्टोर हाउस है ब्लड का, कि यहाँ पर आपका ब्लड इकट्ठा होना है, ठीक। तो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड स्टोर इन स्प्लीन, इसीलिए इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। वैसे ये स्टोरेज वाला फंक्शन है ना, हम ह्यूमन में उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, बट हाँ एनिमल में बहुत सारा अमाउंट स्टोर करके रखता है स्प्लीन। अब फ़ायदा क्या है कि स्प्लीन में बहुत सारा ब्लड का अमाउंट इकट्ठा, मान लो हमें ही कोई इंजरी हुई है ना, जिससे हमारा ब्लड बह गया, तो हमारे बाकी ऑर्गन में ब्लड की कमी है, सेम एस हाइपोक्सिया, जब ऑक्सीजन की कमी है हमारी बॉडी में, तब स्प्लीन क्या करता है, इस ब्लड को रिलीज़ करेगा। मतलब इसमें आरबीसी भी हैं, तो यही आरबीसी तो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, तो हाइपोक्सिया की जो कंडीशन है उससे रिलीफ दे सकती है। जो हेमरेज हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी, तो बाकी ऑर्गन में ब्लड का अमाउंट कम है, रिलीज़ कर देगी, तो वहाँ पर आपका ब्लड का अमाउंट भी नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तो क्या करता है, रिलीज ड्यूरिंग हाइपोक्सिया एंड हेमरेज, जो कि मैंने बताया। इसके बाद आखिरी फंक्शन है रोल इन डिफेंस, कि ये डिफेंस में देखो ना लिम्फोसाइट है, अपन ने देखा ना इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट थी, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट। तो आपकी जो मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट ये पूरी करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, पैथोजन, माइक्रो मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, इसके अलावा पैरासाइट, फंगाई, सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर वो स्प्लीन तक गया तो, है ना, ये दोनों। और साथ ही साथ होती हैं बी लिम्फोसाइट, जो कि प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज़। अपन ने ह्यूमरल इम्यूनिटी देखा था, बी लिम्फोसाइट, और सेल्यूलर टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, तो ये उसका प्रोडक्शन करेंगी, जो कि डिफेंस में हेल्प करेगा। अब ये था पूरा हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब कुछ क्लिनिकल देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्लिनिकल कंडीशन है स्प्लीनोमेगैली, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बट को तोड़ दो। स्प्लीनो मतलब स्प्लीन, और मेगैली या फिर मेगाली का मतलब होता है एनलार्जमेंट। तो स्प्लीन के साइज़ का बड़ा हो जाना, एनलार्ज हो जाना, कहलाता है स्प्लीनोमेगाली। अब भाई अगर किसी भी चीज़ का साइज बढ़ा है उसका फंक्शन बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा ब्लड स्टोर करने लगी, साइज बढ़ गया तो, है ना, जितने ज़्यादा वहाँ पर अब क्या होंगे, जो मैक्रोफेजेस उनका नंबर भी बढ़ जाएगा, तो उतने ज़्यादा इनको किल करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो फिर जब इसका फंक्शन बढ़ने लगा जाएगा, इसे बोला जाता है हाइपर स्प्लेनिज्म। हाइपर मतलब ज़्यादा, स्प्लेनिज्म मतलब स्प्लीन का एक्शन बढ़ गया, हाइपर स्प्लेनिज्म। सेम एज एक कंडीशन होती है हाइपो स्प्लेनिज्म। हाइपो मतलब कम, स्प्लेनिज्म मतलब स्प्लीन का एक्शन, जिसमें स्प्लीन के फंक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि स्प्लीन है ही नहीं, इस कंडीशन को बोला जाता है अस्प्लेनिया, है ना, अस्प्लेनिया। स्प्लेनिया मतलब स्प्लीन, मतलब ऑपोजिट के लिए अपन यूज करते हैं, जिसमें स्प्लीन है ही नहीं। तो ये कंडीशन क्या होता है कि किसी पर्सन से अगर हम क्या कर दें, स्प्लीन को रिमूव कर दें, है ना, बहुत से डिसीज़ की कंडीशन में कोई भी चीज़ रिमूवल हुआ हो सर्जरी के थ्रू, उस कंडीशन को अस्प्लेनिया। एक होता है फंक्शनल अस्प्लेनिया। फंक्शनल अस्प्लेनिया का क्या मतलब हुआ कि जिसमें स्प्लीन की फंक्शनल की एब्सेंस है, एकदम फंक्शन ही नहीं कर रही स्प्लीन, ना ही ब्लड वाला ना ही ये डिफेंस वाला, कोई भी फंक्शन नहीं कर रही, तो उसे बोला जाता है फंक्शनल अस्प्लेनिया। अब ये दो टाइप का हो सकता है, एक कंजेनाइटल के बाय बर्थ किसी की स्प्लीन में प्रॉब्लम है, वो फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रही, तो इसे कंजेनाइटल बोलेंगे।
और एक है कि बाद में कोई डिसीज़ आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया स्प्लीन में, तब वो फंक्शन नहीं परफॉर्म नहीं कर रही, तो एक ये हो जाएगा हमारा अस्प्लेनिया। तो ये था अबाउट द स्प्लीन। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।